हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने इस फुल कोर्स ऑन इंडियन इकोनॉमी फॉर यूपीएससी, पीसीएस एंड एसएससी एग्जाम्स को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और आज हम जिस टॉपिक पर हैं वो है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। ठीक है, लेक्चर नंबर 40 सेकंड ये इस पूरे के पूरे कोर्स का है और नेशनल इनकम अकाउंटिंग का ये रहने वाला है पार्ट 8 एंड दिस विल बी दी लास्ट पार्ट। ठीक है, आज ये टॉपिक जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा और कल के लेक्चर से जो है हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी तक इस चैप्टर में हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में सीखा है, टाइप्स ऑफ गुड्स के बारे में हमने सीखा है। हमने ये देखा है कि इनकम अकाउंट करने के तरीके क्या क्या है। प्रोडक्ट मेथड के बारे में सीखा, इनकम मेथड के बारे में सीखा, एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में सीखा है, जीडीपी क्या होती है वो समझ चुके हैं, फैक्टर कॉस्ट पे क्या होती है, मार्केट प्राइस पे क्या होती है उसके बारे में समझ चुके हैं। जो हमारा नेशनल प्रोडक्ट होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, वो क्या है, उसका जो है हमारा जीडीपी से रिलेशन किस तरीके का है, मार्केट प्राइस पे कैसे निकालते हैं, फैक्टर कॉस्ट पे कैसे निकालते हैं, नेशनल इनकम क्या है, पर्सनल इनकम क्या है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या है, ये सारे के सारे जो टर्म्स हैं, ये सारे के सारे जो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स के बारे में हम लोग बात अभी तक कर चुके हैं। ठीक है, आज हमें थोड़ा सा बात करनी है, दैट इज अबाउट दी रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी के बारे में बात करेंगे, जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में बात करेंगे और एक दो टर्म और हैं जो आपकी एनसीईआरटी क्लास 11th मैक्रो इकोनॉमी की बुक में दिए गए हैं। दैट इज अबाउट योर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई, दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स। थोड़ा सा इनके बारे में हम लोग आज बात करेंगे और इसी के साथ ये टॉपिक जो है पूरी तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो लोग इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं, इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जिनको पसंद आ रही हैं, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स के साथ, ताकि लोगों को इस चैनल के बारे में, यहाँ पर जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं उनके बारे में पता लग सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनका फ़ायदा हो सके। ठीक है, और बाकी जो लोग चैनल पे नए हैं, अगर उनको भी कंटेंट पसंद आ रहा है, अगर लग रहा है कि कंटेंट किसी भी तरीके से उनके लिए हेल्पफुल है, तो उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, सो दैट कि वीडियोस के नोटिफिकेशंस वगैरह जो है वो आपसे मिस ना हो। ठीक है, और बाकी इस पूरे के पूरे इंडियन इकोनॉमी, फुल इंडियन इकोनॉमी का जो कोर्स है, फुल कोर्स हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। 150 रुपये का मात्र कोर्स है। आपको क्विजेस, नोट्स वगैरह जो है वीडियोस के साथ साथ वो वहां पर मिलेंगे। लाइफ टाइम वैलिडिटी कोर्स की रहने वाली है, तो जितना जल्दी हो सके आप लोग उस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ेगा, जैसे जैसे कोर्स में कंटेंट और ऐड होता जाएगा, वीडियोज, नोट्स वगैरह, तो कोर्स का जो प्राइस है वो बढ़ेगा। अभी की डेट में 150 रुपये का प्राइस है, जितना जल्दी हो सकता है आप लोग उसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, हम बात करने वाले हैं आज नॉमिनल एंड रियल जीडीपी के बारे में। पहली बात तो यह है कि हमें इस तरीके की जरूरत पड़ी क्यों। हमने जीडीपी तो हमें पता है कि सम टोटल ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर, इसको हम बोलते हैं जीडीपी। ठीक है ना। अब ये दो तरीके की जीडीपी की जरूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले इसको समझना है। देखिए, अगर हम जीडीपी मेजर करते हैं किसी देश की दो कंसेक्यूटिव ईयर्स में, जैसे कि मान लीजिए 2000 में करते हैं और 2001 में करते हैं, ठीक है, या चलिए अभी की बात करते हैं, इतने पीछे क्यों जाना है, 2019 की करते हैं और 2020 की करते हैं, ठीक, मान लीजिए, एंड सी दैट द फिगर ऑफ जीडीपी फॉर द लेटर ईयर इज ट्वाइस दैट ऑफ द प्रीवियस ईयर। मान लीजिए कि 2019 की जीडीपी निकल के आती है x, ठीक है, और 2020 की जीडीपी निकल के आती है 2x, तो हम यहां से क्या कहेंगे, हम यहां से ये कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या हो गया है, डबल हो गया है। हम तो यही मान के चलेंगे अगर हम अपने सिंपल भाषा में कहें, क्योंकि हमें क्या पता है कि सम टोटल ऑफ ऑल द वैल्यू जो होती है, वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड प्रोडक्शन, जो सर्विसेज प्रोड्यूस होती है विद इन द कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर, वो क्या होता है, जीडीपी। और यहां पर हमें दिख रहा है कि जीडीपी x है, यहां पर जीडीपी 2x हो गई है, तो हम क्या कह देंगे कि यहां से यहां आने में जीडीपी हमारी क्या हो गई है, दुगनी हो गई है। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या हो गया है, दुगना हो गया है। ठीक, लेकिन ये पूरी की पूरी कहानी नहीं है। ऐसा भी पॉसिबल है कि ओनली प्राइसेस ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज हैव डबल्ड बिटवीन द 2 years वेयर एज द प्रोडक्शन हैज रिमेन्ड कांस्टेंट। ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि जीडीपी में क्या निकालते हैं हम, वैल्यू। ठीक है, जीडीपी में हम कोई क्वांटिटी नहीं निकालते हैं, जीडीपी में हम पूरे की पूरी जितनी भी क्वांटिटीज हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यू उसकी बात करते हैं, यानी कि मॉनेटरी टर्म्स में हम उसकी बात करते हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लीजिए 2019 में और 2020 में जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है वो सेम रहा, 2020 में जो प्रोडक्शन, जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उनका रेट मान लीजिए दुगना हो गया, हर प्रोडक्ट का रेट जो है वो डबल हो गया, तो इससे भी हमारी जो जीडीपी है वो डबल हो सकती है। ठीक है ना, तो ये चीज हमें यहां पर समझनी है और इसी के लिए हमारे ये जो दो टाइप की जीडीपी की मैं बात कर रहा हूं वो यहां पर जरूरत है, दैट इज योर नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। ठीक है, देखिए
Therefore, in order to compare the GDP figures and other macroeconomic variables of different countries, या तो हमें दो देशों के बीच में कंपेयर करना है या फिर एक देश की ही जीडीपी को कंपेयर करना है एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। जैसे मैंने आपको बताया 2 साल का 2019 2020, इस तरीके से अगर हमें कंपेयर करना है तो वी कैन नॉट रिलाई ऑन जीडीपीज इवेल्युएटेड एट करंट मार्केट प्राइसेस। तो आज की डेट में जो मार्केट प्राइस है उसके आधार पर हम जीडीपी निकाल के ये बात क्लियरली नहीं कह सकते, वहां से हम कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, उससे हमें ये नहीं पता लगेगा कि वाकई में क्या हुआ है, कि क्या हमारा वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा है या सिर्फ प्राइस बढ़ने की वजह से जीडीपी बढ़ा है, ये हमें नहीं समझ में आ सकता। ठीक है, तो इसी के लिए हम क्या करते हैं, हम हेल्प लेते हैं रियल जीडीपी की। ठीक, यहां से आप समझ गए रियल जीडीपी क्या है। रियल जीडीपी देखिए क्या होती है, इट इज कैलकुलेटेड इन अ वे सच दैट द गुड्स एंड सर्विसेज आर इवेल्युएटेड एट सम कांस्टेंट सेट ऑफ प्राइसेस और कांस्टेंट प्राइसेस। ठीक है ना, हम किसी एक ईयर को जो है, यहां पर से कंसेप्ट निकल के आता है बेस ईयर का। ठीक है, हम किसी एक ईयर को फिक्स करते हैं और हर साल की जो जीडीपी है, यानी कि हर साल का जो हमारा सर्विसेज एंड गुड्स है उनका जो प्रोडक्शन हो रहा है, उसको हम उसी साल की वैल्यू से क्या करते हैं, उसी साल के प्राइजेस से, उसी साल के रेट से क्या करते हैं, उसकी जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। और वही जो एक साल हमने फिक्स किया होता है जिसके हम लोग प्राइजेस लेते हैं उसको बोला जाता है बेस ईयर। ठीक है, ये चीज आप समझ जाइए, उसको बोला जाता है बेस ईयर। ठीक, तो सिंस दीज प्राइसेस रिमेन फिक्स, अब उससे क्या है कि बेस ईयर हमारा फिक्स है तो उस बेस ईयर के प्राइसेस भी फिक्स होंगे। ठीक, तो इससे क्या है कि अगर हमारी रियल जीडीपी जो है वो चेंज करती है तो हमें ये चीज साफ पता है कि हमारा क्या होगा, कि वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ही बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या करा है कि प्राइसेस फिक्स कर दिए। अब हमें पता है कि अगर हमारी जीडीपी की वैल्यू बढ़ रही है तो इसका मतलब हमारा वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ही बढ़ा है। ठीक, और दूसरी तरफ एक दूसरा टर्म है दैट इज नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी का मतलब क्या है, सिंपली दी वैल्यू ऑफ जीडीपी एट द करंट प्रिवेलिंग प्राइसेस, कि आप आज के साल की अगर जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं तो आज के मार्केट वैल्यू पर अगर आप करेंगे तो दैट विल बी नोन एज नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं किस तरीके से है ये। सपोज कर लीजिए किसी कंट्री में, सपोज अ कंट्री, कोई देश है, अ कंट्री प्रोड्यूसेस ओनली ब्रेड। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे प्रोड्यूसेस ओनली ब्रेड। मान लीजिए कोई ऐसा देश है जो सिर्फ ब्रेड का प्रोडक्शन करता है। ठीक, मान लीजिए इन द ईयर 2010 यानी कि 2010 में मान लीजिए वहां पर जो प्रोडक्शन होता है ब्रेड का वो कितना हो रहा है, एग्जांपल के तौर पे समझिएगा, प्रोडक्शन इज 100 यूनिट्स। ठीक है, हम लोगों ने ब्रेड्स के 100 यूनिट्स बनाए और मान लीजिए वहां पर जो प्राइस था, प्राइस पर यूनिट, ठीक है, मान लीजिए 2010 में जो प्राइस पर यूनिट था वो था 1 यूनिट का प्राइस 10 रुपए। ठीक है, तो जीडीपी अगर हम बात करते हैं, जीडीपी एट करंट प्राइस, ठीक, जीडीपी एट करंट प्राइस यानी कि 2010 के रेट पर अगर हम बात करें तो वो कितनी हो जाएगी, 100 यूनिट है, 10 रुपए की 1 यूनिट है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 1000 रुपए। ठीक, इसके बाद मान लीजिए नेक्स्ट ईयर में आ जाते हैं, इन द ईयर 2011 में क्या होता है कि मान लीजिए प्रोडक्शन बढ़ गया है, थोड़ा सा प्रोडक्शन हो गया है, अब पहले 100 यूनिट्स था, अब मान लीजिए 110 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, प्रोडक्शन इज 110 यूनिट्स और प्राइस पर यूनिट्स जो है वो भी थोड़ा सा बढ़ गया है। ठीक है, प्राइस पर यूनिट जो आ गया है वो मान लीजिए 15 रुपए आ गया है। ठीक है ना, समझ गए इस चीज को आप। तो देखिए अब अगर हम 2011 की बात कर रहे हैं तो 2011 में हमारी नॉमिनल जीडीपी क्या होगी, नॉमिनल जीडीपी ऑफ 2011। नॉमिनल का मतलब क्या है कि हम उसको 2011 के आधार पर, यानी कि जो प्रेजेंट हमारा या जो करंट हमारा मार्केट प्राइस चल रहा है उसके आधार पर ही बात करेंगे। और करंट मार्केट प्राइस हमारा कितना है, करंट मार्केट प्राइस हमारा है यहां पर 15 रुपए। ठीक है, तो इसके आधार पर हम जीडीपी कैलकुलेट करेंगे। ये कितनी हो जाएगी, 110 हमारा प्रोडक्शन है, 15 रुपए की 1 यूनिट है, तो टोटल कितनी हो जाएगी ये, इसको आप कैलकुलेट करेंगे 1650, 1650 रुपए। ठीक है, अगर हम यहां पर रियल जीडीपी निकालना चाहें, रियल जीडीपी ऑफ 2011, रियल का मतलब हमें पता है। ठीक है, रियल का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया है, रियल का मतलब है कि हम किसी बेस ईयर के आधार पर उसको लेके चलेंगे। मान लीजिए 2011 के लिए हम लोगों ने जो बेस ईयर है वो सेट कर रखा है 2010। ठीक है, एट प्राइस ऑफ 2010। ये बेस ईयर एक बार का सेट होता है, ये हर बार ऐसे चेंज नहीं होता है। ठीक है ना, अभी की डेट में जो है वो 2011-12 का जो चल रहा है वो बेस ईयर चल रहा है। ठीक है, मतलब एक्चुअल में पहले 2004-5 था, इसको चेंज करके 2011-12 कर दिया गया है। ठीक, तो मान लीजिए आप 2010 के रेट पे अगर 2011 की जीडीपी निकालना चाहते हैं, दैट विल बी योर रियल जीडीपी। ठीक है, तो देखिए प्रोडक्शन कितना हुआ है 2011 में, 110 यूनिट, और प्राइस आप लेंगे 2010 का। 2010 का प्राइस कितना था, 10 रुपए। ठीक है, तो यहां से जो आपका कॉस्ट निकल के आएगी दैट विल बी 1100 रुपीज। ठीक है, तो देखिए इन दोनों में चेंज है।
रियल जीडीपी ऑफ 2011 और नॉमिनल जीडीपी ऑफ 2011 में जो है वो काफी सारा यहाँ पर चेंज है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है वो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब इसका फायदा क्या है या इसका यूज क्या है, ये देखिए। द रेशियो ऑफ nominal GDP to real GDP gives us an idea of how the prices has moved from the base year, that is the year whose prices are being used to calculate the real GDP from to the current year। ठीक है, यानी कि यहां से हमें यह समझ में आएगा कि जो हमारे प्राइजेस हैं, यानी कि जो वस्तुओं के दाम हैं, जो चीजों के रेट हैं, वो बेस ईयर से आज के ईयर में कैसे बढ़े हैं, कितना बढ़े हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पर हमने एक चीज क्या करी है, आप अगर ध्यान दें, हमने जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है वो सेम रखा है। ठीक है, इसको आप यहां पर देख पाएंगे। अभी हम वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन को सेम रखेंगे। जब हमने देखिए नॉमिनल जीडीपी में भी हमारा कितना है 110 और रियल जीडीपी में भी कितना है 110। ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन यहां पर सेम है। आप इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा कि 2010 में जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन 100 था उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। आपको जीडीपी डिफ्लेटर जो अभी हम निकाल रहे हैं, जो रेशियो हम निकाल रहे हैं, वो एक ही ईयर के हिसाब से निकालना है। उस एक ईयर की आपको जो दोनों टाइप की जीडीपीज है वो कैलकुलेट करनी है, दैट इज नॉमिनल एंड रियल, और उनके बीच का रेशियो लेना है। और उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है वो सेम है, बस जो चीज चेंज हुई है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ हमारे जो ये रेट्स हैं ये चेंज हुए हैं। ठीक है, ये हमारे क्या है, जो प्रेजेंट मार्केट रेट है वो, यानी कि आप कह सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं प्रेजेंट मार्केट रेट। ठीक है, प्रेजेंट मार्केट रेट या प्रेजेंट मार्केट प्राइस ये है। और व्हाट इज दिस, दिस 10 इज योर बेस ईयर प्राइस, ये बेस ईयर का प्राइस है। ठीक है ना, ये चीज को आपको ध्यान रखना है। तो यही चीज यहां पर कैलकुलेट की जाएगी और यही चीज यहां पर समझाई भी गई है कि जब हम रियल और नॉमिनल जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन जो है वो फिक्स रखना है। ठीक, इसके बाद देयरफॉर इफ दीज मेजर्स डिफर इट इज ओनली ड्यू टू चेंज इन दी प्राइस लेवल बिटवीन द बेस ईयर एंड द करंट ईयर। तो इससे हमें क्या पता लगेगा, क्योंकि हम वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन को सेम रख रहे हैं, तो हमें इससे यह पता लगेगा कि जो हमारा प्राइस लेवल है वो कितना बड़ा है। ठीक है, हमें यह पता लगेगा कि हमारा प्राइस लेवल कितना बड़ा है। ठीक है, तो द रेशियो ऑफ नॉमिनल टू रियल जीडीपी, नॉमिनल टू रियल है, ठीक है, इज अ वेल नोन इंडेक्स ऑफ प्राइस, इज नोन एज जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, इसको बोला जाता है जीडीपी डिफ्लेटर। एक टर्म आपको यहां से आज सीखने को और मिला है, दैट इज जीडीपी डिफ्लेटर। इसको समझेंगे, सपोज कर लीजिए कैपिटल जीडीपी मैं यहां पर लिख रहा हूं, दैट इज योर नॉमिनल जीडीपी। ठीक, मान लीजिए ये नॉमिनल जीडीपी है, और स्मॉल में अगर मैं जीडीपी लिख रहा हूं तो मान लीजिए ये रियल जीडीपी है। ठीक है ना, इसी तरीके से आप लोगों की बुक में भी समझाया गया है, तो मैं आपको यही सेम नोटेशन के साथ समझा रहा हूं ताकि अगर आप लोग बुक में जाके पढ़ें तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, नॉमिनल का मतलब आप लोगों को पता है कि क्या है, दैट इज एट करंट ईयर प्राइस। ठीक है, नॉमिनल का मतलब होता है जो करंट ईयर के प्राइस पे है, और रियल का मतलब क्या है, जो बेस ईयर के प्राइस में है। ठीक है, दैट इज एट बेस ईयर प्राइस। अब आपको जीडीपी डिफ्लेटर अगर निकालना है तो जीडीपी डिफ्लेटर इज नथिंग बट द रेशियो बिटवीन दीज टू। ठीक है, तो जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक, जीडीपी डिफ्लेटर इज नथिंग बट नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी। ठीक है, नॉमिनल और रियल का आप यहां पर रेशियो ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा जीडीपी डिफ्लेटर। यानी कि अगर मैं नोटेशन के टर्म में लिखूं तो कैपिटल जीडीपी इज योर नॉमिनल एंड स्मॉल जीडीपी इज योर रियल। ठीक, और जो हमने, अगर हम इसको परसेंटेज के टर्म्स में निकालना चाहें तो ये हो जाएगा आपका सिंपल, दिस डिवाइडेड बाय दिस इनटू 100। ठीक है, दिस विल कम इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ठीक, तो जो हमारा पिछला एग्जाम्पल था, अगर वहां पर आपने नोट डाउन किया हो कि उसके हिसाब से अगर हम जीडीपी डिफ्लेटर को निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए हमारा नॉमिनल जीडीपी वहां पर आया था 1650 रुपए। ठीक है, और हमारा जो रियल जीडीपी आया था बेस ईयर प्राइस के हिसाब से 1100 रुपए। ठीक है, इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 1.5 और 150%। ठीक है, ध्यान एक चीज का आपको फिर से मैं बता दूं, याद रखना है कि इन दोनों के दोनों केसेस में जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, वो सेम है। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इज सेम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इज सेम। हमने यही बात की है वहां पर भी कि दोनों के दोनों जगहों में क्या है कि 110 यूनिट का प्रोडक्शन यहां भी है, 110 यूनिट का प्रोडक्शन यहां भी है, तो दोनों में जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है उसको चेंज नहीं करना है। तो अगर हमारा जीडीपी डिफ्लेटर 1.5 या 150% आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि हम ये कहेंगे कि 2011 में जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस क्या हो गया है, 1.5 गुना हो गया है। सीधी सी बात है, यही हम कहेंगे यहां से, क्योंकि हमारा जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है वो तो सेम है। अब हमारा प्रोडक्ट क्या है, ब्रेड था, तो यानी कि हम कहेंगे कि प्राइस ऑफ ब्रेड प्रोड्यूस्ड इन करंट ईयर क्या था 2011 इज
1.5 टाइम्स। 1.5 टाइम्स क्यों? क्योंकि 1.5 टाइम्स इज द जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक, और 150%, ठीक, हायर देन प्राइस ऑफ, या आप इसको ऐसे कहेंगे, हायर मत कहिएगा, ऑफ प्राइस ऑफ ब्रेड प्रोड्यूस्ड इन बेस ईयर, ठीक। यानी कि 2011 में जो आपकी ब्रेड बन रही है उसका प्राइस जो है 2010 के कंपैरिजन में 1.5 गुना है, ठीक है, या फिर 150% है, ठीक है। ये आपका यूज है जीडीपी डिफ्लेटर का। तो मैंने आपको यहां पर समझा दिया कि नॉमिनल जीडीपी क्या है, जो हम करंट बेस, मतलब करंट ईयर के हिसाब से निकाल के चलते हैं। करंट ईयर के जो प्राइस चल रहे हैं उसके आधार पर हम लोग जो जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, दैट इज नॉमिनल। जो किसी बेस ईयर को लेकर, बेस ईयर के प्राइस पर अगर हम आज के प्रोडक्शन का ही लेकर, मतलब वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन तो आज का ही रहेगा, लेकिन जो हमारा प्राइस है वो किसका रहेगा? बेस ईयर का। उसके हिसाब से हम जो जीडीपी निकालेंगे वो होगी रियल जीडीपी। उन दोनों का जो रेशियो है, जो अनुपात है, वो कहलाता है जीडीपी डिफ्लेटर। और जीडीपी डिफ्लेटर हमें यह बताता है कि बेस ईयर के कंपैरिजन में आज के समय में, प्रेजेंट टाइम में हमारे जो प्रोडक्ट था, जो कमोडिटी थी, उसका रेट कितना ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है। यही काम है जीडीपी डिफ्लेटर का और रियल एंड नॉमिनल जीडीपी का, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हमें दो प्राइस इंडेक्स के बारे में और बात करनी है। हालांकि ये इनकम अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप लोग की बुक में दिया हुआ है तो मुझे लगता है कि थोड़ा समझा देना चाहिए, ठीक है ना। अदरवाइज अगर आप लोग कोई उस बुक को फॉलो कर रहे होंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा हो सकता है कि समझने में फिर वो दिक्कत हो जाए लास्ट का एक टॉपिक। हालांकि ये जो दोनों के दोनों इंडेक्स हैं, इनको हम लोग दोबारा से थोड़ा डिटेल में और देखेंगे जब इन्फ्लेशन का टॉपिक हम पढ़ेंगे तब, ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन में ही इनका जनरली यूज होता है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं, बाकी इसको जाके हम लोग फिर डिफ्लेशन, जब हम इन्फ्लेशन पढ़ेंगे तब समझेंगे, ठीक है। देखिए, there is another way to measure change of prices in an economy which is known as consumer price index, ठीक है। ये एक तरीका है जिसके थ्रू हम लोग ये पता लगाते हैं कि हमारी इकोनॉमी में, हमारी अर्थव्यवस्था में जो प्राइस का चेंज हो रहा है वो कितना है, उसको नापने का एक तरीका ये और है, ठीक। दिस इज द इंडेक्स ऑफ प्राइसेस ऑफ अ गिवन बास्केट ऑफ कमोडिटीज विच आर बॉट बाय द रिप्रेजेंटेटिव कंज्यूमर। मैं यहां पर आपको जो एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, जो वैल्यूज वगैरह लेके जो कैलकुलेशन करके समझाऊंगा, वो बहुत ही बेसिक है, ठीक है। अगर हम ओवरऑल जो एक्चुअल प्रोसेस होती है उसको अगर देखें, उसको समझें, तो वो इतनी आसान नहीं है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर बहुत ही बेसिक तरीके से समझाऊंगा, लेकिन वो इतना आसान नहीं है, उसमें काफी सारे आप कह सकते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें किसी एक प्रोडक्ट को लेकर बात नहीं की जाती है, इसमें एक रिप्रेजेंटेटिव कंज्यूमर होता है, ठीक है। यानी कि पहली बात तो यह है कि कंज्यूमर्स द्वारा जितना भी सामान यूज किया जाता है, जितनी भी कमोडिटीज यूज की जाती हैं, उनको क्लासिफाई किया जाता है अलग अलग कैटेगरीज में, ठीक है। जैसे मान लीजिए अर्बन कैटेगरी के अलग, जो फिर उसके बाद रूरल कैटेगरी के अलग, उसके बाद फिर पूरी की पूरी जो एक बास्केट बनती है, जो यहाँ पर लिखा है बास्केट, उस बास्केट में क्या होता है कि हर सामान की अलग अलग वेटेज होती है, ठीक है। कि अगर हम अर्बन बास्केट की बात कर रहे हैं, अगर हम अर्बन कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, तो वहां पर हमारा जो फूड एंड बेवरेज है उसका कितना परसेंटेज होगा, जो क्लोथिंग का सामान है उसका कितना परसेंटेज होगा, जो लग्जरी आइटम्स हैं उनका कितना परसेंटेज होगा। तो उसके आधार पर पूरा का पूरा वेट दे के उनको, ठीक है, उनको अलग अलग वेट दे के एक पूरा का पूरा बास्केट ऑफ कमोडिटीज जो है वो बनाया जाता है, ठीक है। रूरल के लिए अलग उसमें वेट्स होते हैं, अर्बन के लिए उसमें अलग वेट्स होते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो थोड़ा सा प्रोसेस जो है, एक्चुअल प्रोसेस, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उस पर अभी हम लोग को जाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा हम यहाँ पर इसको बेसिक टर्म्स में ही समझेंगे, जो बुक में आपको जिस तरीके से समझाया गया है, क्योंकि पहले आप लोगों को एक सिंपल आइडिया होना चाहिए कि सीपीआई डब्ल्यूपीआई होता क्या है और काम किस तरीके से करता है, ठीक है ना। चलिए, तो सीपीआई इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज टर्म्स, इसको परसेंटेज के आधार पर लिखा जाता है। तो यहां पर हम क्या करते हैं कि वी हैव 2 years अंडर कंसिडरेशन, हम 2 सालों की बात करते हैं। वन इज द बेस ईयर एंड द अदर इज द करंट ईयर। तो चीज तो यहां पर भी वही चल रही है जो जीडीपी डिफ्लेटर में हमने किया था कि एक बेस ईयर था और एक करंट ईयर था, वही चीज है। अब हम यहां पर क्या करेंगे, वी कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ अ गिवन बास्केट ऑफ कमोडिटीज। यहां पर जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो ये है कि इस गिवन बास्केट ऑफ कमोडिटीज का जो प्राइस है वो हम दोनों ईयर के हिसाब से निकालेंगे, ठीक है। बेस ईयर के हिसाब से भी निकालेंगे और करंट ईयर के हिसाब से भी निकालेंगे, ठीक। Then we express the later as the percentage of the former. Later as the percentage of former मतलब हम इसका जो रेशियो निकालेंगे इस तरीके से, दैट इज करंट ओवर बेस के आधार पर इनटू 100, ठीक है। ये वाला ये मतलब है इस लाइन का कि लेटर का परसेंटेज हम निकाल रहे हैं एज परसेंटेज ऑफ फॉर्मर, ठीक। तो लेटर इज करंट, फॉर्मर इज बेस, तो करंट डिवाइडेड बाय बेस इनटू 100, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिलेगा, दिस गिव्स अस द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ द करंट ईयर
विज़ावी द बेस ईयर। विज़ावी का मतलब होता है इन कंपैरिजन टू, तो यानी कि हमें इस साल का जो करंट ईयर है उसका सीपीआई पता लगेगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पता लगेगा इन कंपैरिजन टू द बेस ईयर। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल के साथ मैं आप लोगों को समझाता हूं। द एग्जांपल इज वेरी मच सिमिलर टू दैट गिवन इन योर बुक। ठीक है, थोड़ा सा देखिए, सपोज कर लीजिए, सपोज एक कोई रिप्रेजेंटेटिव कंज्यूमर है, यानी कि अगर हम बास्केट की अगर हम बात कर लेते हैं, आ रिप्रेजेंटेटिव कंज्यूमर बाइज, ये क्या क्या खरीद रहा है, देखिए 90 किलो सपोज कर लीजिए ये व्हीट खरीदता है। ठीक है, कंज्यूम्स 90 kg ऑफ व्हीट एंड 10 पीसेस ऑफ क्लोथ। ठीक है, इन अ ईयर। तो पहली बात तो आप यहां से जो मैं बास्केट आपको समझा रहा हूं वो क्या है कि इस रिप्रेजेंटेटिव कंज्यूमर की बास्केट क्या हो गई, 90 किलो व्हीट और 10 पीसेस ऑफ क्लोथ। ठीक, सपोज। अब इसके बाद आगे देखिए, आपको बास्केट समझ में आ गई, तो इसके बाद देखिए कि सपोज इन 2010, वही 2 साल लेके चलेंगे, 2010 और 2011। तो मान लीजिए 2010 में प्राइजेस वर, क्या प्राइजेस थे, व्हीट का प्राइस था सपोज कर लीजिए ₹10 पर केजी। ठीक है, 1 किलो का प्राइस था 10 रुपए, और मान लीजिए जो क्लोथ है, ठीक है, उसका प्राइस था सपोज कर लीजिए ₹100 पर पीस। ठीक, समझ गए आप बात। तो यानी कि जो ये कंज्यूमर है ये कितना खर्च करेगा, अगर उसको इतना सामान खरीदना है, 90 किलो इसको व्हीट खरीदना है 90 kg और 10 पीसेस ऑफ क्लोथ खरीदने हैं, और प्राइजेस है व्हीट का 10 रुपए पर किलो और क्लोथ का प्राइस है 100 रुपए पर पीस। तो जो कंज्यूमर है वो कितना खर्च करेगा, कंज्यूमर स्पेंड्स इन 2010, कंज्यूमर कितना खर्च करेगा 2010 में, वो आप देख सकते हैं 90 किलो इंटू 10 रुपए प्रति किलो प्लस 10 पीस ऑफ क्लोथ इंटू 100 रुपए। ठीक है, यानी कितना हो गया ये 900 और 1000, दैट इज ₹1900। ठीक है, तो यानी कि उसको 1900 रुपए खर्च करने पड़ेंगे 2010 में, अगर इतना सामान उसको खरीदना है तो। ठीक, इसके बाद सपोज कर लीजिए 2011 में, यानी कि इसी के जस्ट अगले साल, सपोज कर लीजिए जो प्राइजेस हैं उनमें थोड़ा सा चेंज आता है, एंड प्राइजेस वर, सपोज कर लीजिए प्राइजेस चेंज होके जो व्हीट है उसका प्राइस बढ़ के हो गया है 15 रुपए प्रति किलो। ठीक, और जो ये क्लोथ था इसका प्राइस हो गया है सपोज 120 रुपए प्रति पीस, पहले 100 था अब 120 हो गया। ठीक, तो जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर कितना खर्च करेगा, ध्यान रखना है कि जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है वो सेम है, यानी कि जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है वो सेम है। ठीक है, 90 किलो था तो वो 90 ही किलो है, लेकिन अब दाम बढ़ के 15 रुपए हो गया है, प्लस 10 पीसेस ऑफ क्लोथ था लेकिन दाम बढ़ के 120 रुपए हो गया है। ठीक, तो यहां से आप इसको निकालेंगे तो दिस विल कम आउट टू बी ₹2550। ठीक, यानी कि उसको उतना ही सामान खरीदने के लिए 2010 में 1900 रुपए खर्च करने पड़ रहे थे, और उतना ही सामान खरीदने के लिए 2011 में उसको 2550 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। ठीक, यानी कि यहां पर अगर आप एक चीज समझें तो दिस इज योर बेस ईयर। ठीक है, ये थी बेस ईयर की बात, और ये वाला जो दाम निकल के आ रहा है ये निकल के आ रहा है करंट ईयर पे। ठीक है, अगर 2010 को हमने बेस माना है तो उस हिसाब से बात कर रहा हूं मैं। तो इसके हिसाब से अगर आप सीपीआई निकालते हैं, दैट इज योर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, अगर आप निकालेंगे तो हमें पता है कि करंट ओवर बेस निकालते हैं। ठीक है, करंट इज योर 2550 डिवाइडेड बाय बेस इज 1900। ठीक, इंटू 100 कर लेंगे, परसेंटेज के टर्म्स में आ जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी 134.21% अप्रोक्सीमेट। ठीक है ना, तो यहां से आपको क्या चीज पता लगी, ये वैल्यू आपकी जो निकल के आई है 134.21%, ये क्या दर्शा रही है, ये वैल्यू आपको ये बता रही है कि अगर आपको 2010 में सामान खरीदने के लिए जितनी भी आपकी जरूरत थी उतना सामान खरीदने के लिए 2010 में अगर आपको 100 रुपए खर्च करने थे, तो आज की डेट में यानी कि 2011 में आपको उतना ही सामान खरीदने के लिए 134.21 रुपए खर्च करने पड़ेगी। इसका मतलब क्या हो गया कि जो सामान था, क्योंकि देखिए वॉल्यूम ऑफ रिक्वायरमेंट जो थी आपकी, जो वॉल्यूम ऑफ कमोडिटी है वो तो सेम है। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आया कि 90 किलो व्हीट चाहिए था तो वो 90 किलो व्हीट है 2010 में भी 2011 में भी, और अगर हम क्लोथ की बात करें तो वो 10 पीसेस ऑफ क्लोथ 2010 में भी थे, वही 10 पीसेस ऑफ क्लोथ 2011 में भी है। तो अंतर कहां पर आया है, अंतर इस बात पे आया है कि जो प्राइस है वो बढ़ गया है। ठीक है, यहां पर ये 15 रुपए हो गया है, यहां पर 120 रुपए हो गया। तो इससे आपको ये पता लगेगा कि ओवरऑल आपका जो खर्चा है वो कितना बढ़ेगा, या आप ओवरऑल कह सकते हैं कि जो आपकी बास्केट है, जो आपकी बास्केट ऑफ कमोडिटी है उसका प्राइस कितना बढ़ गया।
तो सिंपल सी बात यह है कि इससे आपको यह पता लगेगा कि महंगाई कितनी बढ़ गई है। बस इन्फ्लेशन के लिए मैं इसीलिए बोल रहा हूं, इसको यूज किया जाता है और इसीलिए इसमें पूरा का पूरा जो बास्केट ऑफ कमोडिटी है वो निकाली जाती है और उसके आधार पर यह बताया जाता है कि इन्फ्लेशन कितना बढ़ रहा है। ठीक है ना, सीधी सी बात आप इसको ये समझिए कि आपको अगर कोई सामान खरीदने के लिए 2010 में 100 रुपए लग रहे थे, जितना भी सामान खरीदने के लिए, मतलब पूरी की पूरी जो आपकी रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से, वही सामान आपको उतना ही सामान खरीदने के लिए 2011 में 134 रुपए और 21 पैसे देने पड़ेंगे, यानी कि 34.21 रुपए ज्यादा। बस सीधी सी बात। ठीक है, यही आपका सीपीआई का काम है। लेकिन जितने भी सारे के सारे गुड्स होते हैं, कमोडिटीज होती है, उनका एक प्राइस नहीं होता। ठीक है, क्योंकि कमोडिटीज दो प्रकार की होती है। ठीक है ना, तो मैनी कमोडिटीज हैव टू सेट्स ऑफ प्राइसेस। वन इज द रिटेल प्राइस, एक उनका खुदरा मूल्य होता है। खुदरा मूल्य का मतलब है, रिटेल प्राइस आप लोगों को पता है, जैसे आप किसी सामान पे लिखा हुआ देखते हैं एमआरपी, वो रिटेल प्राइस क्या होती है कि जो कंज्यूमर जिस सामान पे, जिस रेट पे जो है सामान खरीदता है, दैट इज योर रिटेल प्राइस या खुदरा मूल्य बोला जाता है उसको। ठीक है, और इसी का कंपैरिजन में एक और होता है, द अदर इज होलसेल प्राइस, जिसको बोला जाता है थोक मूल्य। ठीक है ना, थोक मूल्य मतलब इसमें क्या होता है कि जो फैक्ट्रीज वगैरह से सामान जो बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनके पास आता है। ठीक है, जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं उनके पास आता है, वो सामान को थोक मूल्य में या होलसेल प्राइस में खरीदते हैं और उसके बाद वो जो एक्चुअल कंज्यूमर्स होते हैं, आप और हमें वो सामान जो है रिटेल प्राइस में मिलता है। ठीक है, तो होलसेल प्राइस वही है कि जिस प्राइस पर जो ट्रेडेड इन बल्क, यानी कि जिसमें जो गुड्स है दैट इज ट्रेडेड इन बल्क, यानी कि बड़े मात्रा में होलसेल स्तर पर जो है इसमें ट्रेडिंग होती है। ठीक है, तो दीज टू मे डिफर इन वैल्यू बिकॉज ऑफ द मार्जिनल केप्ट बाय द ट्रेडर्स, क्योंकि जो ट्रेडर वगैरह है वो अपना कुछ मार्जिन उसमें रखेंगे, तो इसलिए होलसेल प्राइस क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है और जो खुदरा मूल्य है, जो रिटेल प्राइस है, वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक, तो गुड्स विच आर ट्रेडेड इन बल्क सच एज रॉ मटेरियल्स और सेमी फिनिश्ड गुड्स आर नॉट परचेज्ड बाय ऑर्डिनरी कंज्यूमर्स, वो आपके और हमारे द्वारा कंज्यूम नहीं किया जाता है। ठीक, तो इसी तरीके से अगर हम उस होलसेल जो कमोडिटीज हैं उनका अगर प्राइस इंडेक्स निकालेंगे तो उसको बोला जाएगा होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक, सीपीआई की तरह ही वो भी कैलकुलेट किया जाता है, पूरा का पूरा प्रोसीजर उसका भी वैसा ही है। ठीक है, कि कुछ बास्केट ऑफ कमोडिटीज बनाई जाती है, उसका फिर हर बास्केट को क्लासिफाई किया जाता है अलग अलग कैटेगरी में, फिर उनमें जो कमोडिटीज है, जो सामान है, उनका वेट डिसाइड होता है और उसके आधार पर इंडेक्स निकाला जाता है सेम तरीके से। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक बेस ईयर का प्राइस लेके, एक करंट ईयर का प्राइस लेके, उनके बीच में रेशियो और परसेंटेज निकाल के, सेम जिस तरीके से हमने सीपीआई निकाला है उसी तरीके से डब्ल्यूपीआई भी निकाला जाता है। और इसका भी सेम वही काम है कि ये आपको बताता है कि होलसेल के प्राइस में कितना ज्यादा महंगाई हो रही है। ठीक है, और सीपीआई हमें यह बताता है कि कंज्यूमर के एंड पर कितनी ज्यादा महंगाई बढ़ रही है। ठीक है, अगर हम यूएसए ऐसी कंट्रीज में बात करें तो वहां पर ही इसी को बोला जाता है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, सेम चीज है, कोई इसमें अंतर नहीं है। यहां पर हमें थोड़ा सा एक अंतर समझना है, जो हमने सीपीआई और डब्ल्यूपीआई की बात करी उसका डिफरेंस जीडीपी डिफ्लेटर से किस तरीके से है, क्योंकि अभी तक आप लोगों को हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा हो या आपको लग रहा हो कि ये दोनों चीजें एक ही है। ठीक है ना, आपको ये लग रहा हो कि अभी हमने जीडीपी डिफ्लेटर में भी यही बात करी, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, बेस ईयर, करंट ईयर, और सीपीआई निकालते टाइम भी हम वही बातें कर रहे हैं। तो इनमें कुछ अंतर है या नहीं है, या अगर ये एक ही टर्म है तो ये दो बार अलग अलग नाम से क्यों बताए जा रहे हैं। ठीक है, इसी को समझते हैं थोड़ा सा, ये दोनों अलग है। ठीक है, अलग किस तरीके से है देखिए, द गुड्स परचेस्ड बाय कंज्यूमर्स डू नॉट रिप्रेजेंट ऑल द गुड्स। पहली बात तो ये ध्यान रखना है, जो जीडीपी डिफ्लेटर है उसमें जीडीपी की बात हो रही है और जीडीपी में हमें पता है दैट इज दी ऑल, क्योंकि जीडीपी में क्या आता है, ऑल फाइनल गुड्स। ठीक है, वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड प्रोडक्शन। ठीक, लेकिन जितना भी कंज्यूमर अगर कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है ना, वो ऑल गुड्स में नहीं आता। तो ये आप समझ जाइए कि जीडीपी डिफ्लेटर जो है, या जो नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी हम निकाल रहे थे, वो कंज्यूमर से जो सामान हम निकाल रहे हैं रेट, जो सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में हम रेट निकाल रहे हैं, उससे ब्रॉड है, यानी कि जीडीपी में ज्यादा सामान आता है, जीडीपी में सारा का सारा सामान आता है। ठीक, पहली चीज तो ये अंतर है। दूसरा क्या है, CPI includes prices of goods consumed by the representative consumers and hence includes price of imported goods। ठीक है, क्योंकि जो रिप्रेजेंटेटिव कंज्यूमर है वो कुछ इंपोर्टेड गुड्स को भी तो परचेस करेगा। इंपोर्टेड गुड मतलब जो बाहर से आता है, आयात जिसको किया हुआ है। ठीक है, लेकिन जीडीपी डिफ्लेटर में इंपोर्टेड गुड्स नहीं हो सकते क्योंकि जीडीपी की बात हो रही है। ठीक है, और जीडीपी हमें पता है कि जो हमारे देश के अंदर जितना सामान बनता है वही जीडीपी का पार्ट है, बाहर से आने वाला जो सामान है वो जीडीपी में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए जीडीपी डिफ्लेटर डज नॉट इंक्लूड द प्राइस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। ये दूसरा डिफरेंस है। और तीसरा जो बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि द वेट्स आर कांस्टेंट इन सीपीआई। मैंने आपको बताया कि हर कमोडिटी का जो बास्केट बनती है उसमें हर कमोडिटी का जो वेट है, ठीक है, वो फिक्स है।
लेकिन ऐसा नहीं होता जीडीपी डिफ्लेटर में, क्योंकि जीडीपी डिफ्लेटर में क्या है कि हमें जीडीपी निकालनी है, और जीडीपी निकालते टाइम क्या है कि आपका जो प्रोडक्शन हो रहा है, जितनी कमोडिटी का जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उसका जीडीपी में रोल, जो ओवरऑल जीडीपी हम निकाल रहे हैं उसमें उसका रोल जो है वो उतना ज्यादा होगा। तो जीडीपी डिफ्लेटर में जो हमारा कह सकते हो कि कमोडिटीज का जो वेट है वो फिक्स नहीं है, वो चेंज होगा, ठीक है, और वो भी किसके आधार पर चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन लेवल ऑफ ईच गुड। लेकिन जब हम सीपीआई या डब्ल्यूपीआई निकाल रहे हैं तो वहां पर जो हमारी पूरी की पूरी बास्केट बनेगी उसके अंदर जो कमोडिटीज आएंगी उनका वेट जो है वो फिक्स रहेगा, ठीक है। ये इसका तीसरा डिफरेंस है, तो इसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। पहली चीज जो पहला डिफरेंस है वो यही है कि कंज्यूमर गुड्स में सिर्फ वही गुड्स आएंगे जो कंज्यूमर जिनको कंज्यूम करता है, जबकि जीडीपी डिफ्लेटर में या रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी निकालते टाइम उसमें सारे के सारे गुड्स आएंगे, ठीक। दूसरा यह है कि सीपीआई में इंपोर्टेड गुड्स भी हो सकते हैं क्योंकि कंज्यूमर उनको भी कंज्यूम कर रहेगा। जीडीपी डिफ्लेटर में इंपोर्टेड गुड्स होने का मतलब नहीं पैदा होता है, ठीक। और तीसरी चीज यह है कि सीपीआई में जो वेट्स ऑफ कमोडिटीज है वो कांस्टेंट है, लेकिन जीडीपी डिफ्लेटर में वो कांस्टेंट नहीं है और वो डिपेंड करेंगे हमारे जो प्रोडक्शन लेवल ऑफ ईच गुड है उसके आधार पर, ठीक है। चलिए, तो आई होप आप लोगों को ये पूरा का पूरा टॉपिक नेशनल इनकम अकाउंटिंग का बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मैं आपको कह सकता हूं कि अगर आप इस टॉपिक को समझ गए, ठीक, हालांकि मैंने इसमें जो मेजर पार्ट कवर किया है वो एनसीईआरटी क्लास 12th की जो हमारी इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमी का दूसरा चैप्टर है नेशनल इनकम अकाउंटिंग, उसको यहां पर मेजॉरिटी पे फोकस किया है, ठीक है। लेकिन मैं कहूंगा कि कंसेप्ट मैंने अपनी तरफ से जितना भी बेस्ट पॉसिबल तरीके से हो सकता था आप लोगों को एग्जांपल देके, चीजें समझा के, बता के करने की कोशिश की है, ठीक है। और आई होप कि आपको ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये टॉपिक जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है जीडीपी वगैरह को लेकर। और अगर आप ये पूरा का पूरा सीरीज देखते हैं, मतलब ये 8 वीडियोस जो इस चैप्टर के बने हैं, अगर आप वो पूरा का पूरा देखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि फिर आपको इन टर्म्स में जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक टर्म्स हैं, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी क्या होता है, मार्केट प्राइस, फैक्टर प्राइस क्या चीजें हैं, ठीक है ना, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस, सारी की सारी चीजें क्या है, नेशनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, टाइप्स ऑफ गुड्स क्या क्या होते हैं, साइक्लिक फ्लो ऑफ इनकम किस तरीके से होता है, जो हमारा इनकम अकाउंटिंग के मेथड है, चाहे वो प्रोडक्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड जो भी है वो, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, ये सारे के सारे टर्म्स बहुत अच्छे से क्लियर करने की कोशिश की गई है। तो इस जो चैप्टर कंप्लीट हुआ है, जो लोग भी इसको फॉलो कर रहे हैं वो अपने थोड़ा सा इस पे स्टार रेटिंग वगैरह दें, ठीक है। उससे क्या होगा कि उससे हमें पता लगेगा कि हम जो चीज़ आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं, वो वाकई में हेल्पफुल आप लोगों के लिए हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग भी इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं, इन चैप्टर्स को फॉलो कर रहे हैं, इन वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, तो वो इस वीडियो को देखने के बाद इस पूरे के पूरे पहले चैप्टर में अपना जो है वो स्टार रेटिंग आउट ऑफ 5 जरूर दें, ठीक है। जितना भी आप लोग देंगे वो हमें खुले दिल से स्वीकार्य होगा, और उसके आधार पर ही हम लोग अपना जो आगे का कंटेंट है वो प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। सो दैट कि हमें ये पता लगेगा कि अगर हमें कहीं पर कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो वो हम जरूर करेंगे। अगर आपको चीजें पसंद आ रही हैं तो हम फिर उस तरीके से काम करेंगे। लेकिन हमें प्लीज इस वीडियो को जो भी व्यक्ति देखे, प्लीज अपनी स्टार रेटिंग हमें जरूर दे, ठीक है। चलिए, तो अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके, हमारे एफर्ट्स का, हमारे प्लेटफॉर्म का, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुंच सके, ठीक। अपने कमेंट्स वगैरह ज़रूर करते रहिएगा, स्टार रेटिंग देना मत भूलिएगा इस चैप्टर के बाद, सो दैट कि आप लोगों को पता लगे, हमें भी पता लगेगा कि हमारा जो कंटेंट है वो आप लोगों के लिए कितना हेल्पफुल रहा है, ठीक है। बाकी अपने कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट्स है तो ज़रूर नीचे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फुल कोर्स हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको भी आप लोग जाके जल्द से जल्द एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हमसे ज़्यादा जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल का आप लोग यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप लोग हमसे कुछ चीज़ पूछना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी ईमेल आईडी का यूज़ कर सकते हैं, जो कि थोड़ा सा चेंज हो गई है एज प्रीवियस, उसको थोड़ा सा उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। दिस इज़ आवर न्यू ईमेल आईडी, दैट इज support@okul.co, ठीक है। ये हमारा जो ओकुल का ऑफिशियल हेल्प डेस्क है उसकी ईमेल आईडी है। तो इस पर भी आप लोगों के एंड पर कोई अंतर नहीं है। जैसे कि आप okul.co@gmail.com पर अगर मेल वगैरह कर रहे थे तो सिमिलरली आपको support@okul.co पर आप मेल कर सकते हैं, और वहाँ पर आप लोगों की जो भी हेल्प जिस तरीके से भी पहले हो रही थी उसी तरीके से बिल्कुल की जाएगी, ठीक है। और मैं कहूँगा कि और बेटर तरीके से की जाएगी। बाकी अगर आप लोगों को कोई और इशू आता है, मान लीजिए कभी कोर्स परचेस करते हैं या किसी भी बात को लेकर, तो आपको मैं एक व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहा हूँ, उसमें भी आप लोग जो है अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, ठीक है। कभी भी अगर कोई भी समस्या होती है तो दैट इज 9498086380, ठीक है।
चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, नया टॉपिक आप लोगों को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।